वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। क्या माधुरी दीक्षित ने करवाए हैं लिप फिलर? बॉलीवुड की धक धक गर्ल की अजीब सी स्माइल देखकर फैंस को हुआ शक। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। इतना ही नहीं, आज की जनरेशन भी उनकी खूबसूरती की तारीफ करती है। खूबसूरती तो खूबसूरती, माधुरी की स्माइल पर भी हर कोई कायल है। हर कोई उनकी नेचुरल स्माइल और उनकी खूबसूरती का राज जानना चाहता है। हालांकि हाल ही में आई माधुरी की वीडियो देखकर इनके फैंस थोड़े कंफ्यूज और दुखी हो गए हैं। माधुरी का वीडियो देखकर कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि माधुरी ने खूबसूरत स्माइल के लिए लिप फिलर करवाए हैं। दरअसल बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित काफी समय बाद छोटे पर्दे पर कमबैक करने वाली है। वो जल्द ही शो झलक दिखला जा 10 में नजर आने वाली है। वो इस शो में बतौर जज नजर आएंगी। वहीं 5 अगस्त के दिन से इस शो की शूटिंग एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही, डायरेक्टर करण जौहर और होस्ट मनीष पॉल के साथ शुरू हो चुकी है। इसकी झलक हाल ही में देखने को मिली है, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई है। इसी दौरान जब झलक दिखला जा के सेट जाने के लिए माधुरी वैनिटी वैन से उतरी तो मीडिया ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। माधुरी ने इस दौरान पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब माधुरी वैनिटी से बाहर आकर मीडिया फोटोग्राफर्स के सामने पोज देने लगी तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए। बता दें कि लोग हैरान माधुरी को देखकर नहीं बल्कि उनकी स्माइल को देखकर हुए हैं। सामने आए वीडियो में माधुरी की स्माइल देखकर उनके लिप्स पर यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनकी स्माइल इतनी नकली क्यों लग रही है, तो कोई बोल रहा है कि क्या माधुरी ने लिप्स में कुछ करवाया है। वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, माधुरी की स्माइल अलग लग रही है, वो अब बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही। गौरतलब है कि माधुरी ने एक दौर में बॉलीवुड पर राज किया है। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। वो उस समय में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार होती थी। हालांकि माधुरी दीक्षित आज भी अपनी खूबसूरती से फैंस के दिलों में राज करती है। उनकी उम्र सिर्फ एक नंबर है। 55 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी खूबसूरती से यंग एक्ट्रेस को भी मात दे रखी है। उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। माधुरी दीक्षित अपनी अदाएं और खूबसूरती से हमेशा अपने फैंस को प्रभावित करती हैं। एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने साल 1984 में फिल्म अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें पहचान साल 1988 में आई अनिल कपूर की फिल्म तेजाब से मिली थी। माधुरी ने 90 के दशक में कोयला, हम आपके हैं कौन, बेटा जैसी कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था। हालांकि इन दिनों माधुरी दीक्षित OTT प्लेटफॉर्म में बेहद एक्टिव है। माधुरी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द फेम गेम से OTT प्लेटफॉर्म में डेब्यू कर चुकी है। इसके अलावा एक्ट्रेस अमेज़न प्राइम वीडियो की फीचर फिल्म मेरे पास माँ है में नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। रक्षाबंधन के प्रमोशन में जुटे अक्षय कुमार। इन दिनों बहनों पर लुटा रहे हैं खिलाड़ी अपना पूरा प्यार। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार हर किरदार में एकदम फिट बैठते हैं। फिल्में चाहे कॉमेडी हो, एक्शन हो या फिर ड्रामा, हर रोल अक्की पर बखूबी जमता है। साल में 4 से 5 फिल्में करने वाले अक्की लगभग हर जॉनर के एक फिल्म तो कर ही लेते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से अक्षय के सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के बाद खिलाड़ी कुमार की कई फिल्में रिलीज हो चुकी है। हालांकि कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। कुछ दिन पहले रिलीज हुई अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज भी बिग स्क्रीन पर अपना जादू नहीं चला पाई। इसी बीच आने वाली 11 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन रिलीज होने वाली है। ऐसे में अक्की अपनी टीम के साथ इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। फिर देश हो या फिर विदेश, हर जगह रक्षाबंधन का जबरदस्त प्रमोशन किया जा रहा है। हाल ही में अक्षय अपनी फिल्म का प्रमोशन करने दुबई पहुंचे, जहां रक्षाबंधन के ट्रेलर को इंटरकॉन्टिनेंटल दुबई फेस्टिवल सिटी में दिखाया गया। वहीं हर रोज इंडिया के अलग अलग शहरों में भी रक्षाबंधन की टीम पहुंच रही है।
इसी कड़ी में अक्षय अपनी ऑन स्क्रीन बहनों और डायरेक्टर आनंद एल रॉय के साथ फिल्म का प्रमोशन करने जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ढेर सारी बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। इस दौरान अक्की ने राखी बांधने वाली बहनों को मिठाई भी गिफ्ट की। अक्षय ने इस खूबसूरत वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जयपुर में गोलियावास के कारीगरों से मिले जो साल भर 365 दिन रक्षाबंधन के त्योहार के लिए राखी तैयार करते हैं और भाई बहन के प्यार के इस त्योहार के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन के प्रमोशन को देखते हुए लग रहा है कि अक्षय इस बार अपनी फिल्म को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहते, जो उनका प्रमोशन स्केड्यूल साफ साफ बयां कर रहा है। ये फिल्म रक्षाबंधन फेस्टिवल के मौके पर ही रिलीज होने जा रही है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहनों को इस फिल्म की टिकट भी गिफ्ट कर सकते हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे मिल रहे रिस्पांस को देखकर लग रहा है कि रक्षाबंधन किसी को निराश नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। रंगबाज का सीजन 3 आ चुका है और अपनी हैट्रिक बनाते हुए ये सीजन भी दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। इस बार इसमें विनीत कुमार हैं और इस वक्त वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार मिल रहा है। OTT पर आपकी ये मतलब कई सीरीज आप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन इसको जो प्यार मिल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत ही स्पेशल है और भर भर के प्यार मिल रहा है और हर दिशा से मिल रहा है, देश के बाहर से भी मिल रहा है। राइट। तो अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। अभी हम जैसे आपको देख पा रहे हैं, आप लीन फिट वापस वैसे लग रहे हैं। सीरीज में काफी आपने वेट गेन किया है और मुक्काबाज के लिए भी आपको मतलब ये आदत हो गई है मेरे ख्याल से फिजिकल ट्रेनिंग की। तो एक्चुअली मुझे ना कुछ अलग करने का एक है कि थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए, और अलग से मेरा मतलब ये होता है कि कुछ बढ़िया काम करने का मौका मिले। और जब कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो मैं लपक लेता हूँ, मैं खोजता रहता हूँ, कुछ बढ़िया कहानी मिल जाए, किसी के पास कुछ बढ़िया कहानी हो, कुछ किया जाए, कुछ मज़ेदार। तो रंगबाज जब आई तो मुझे दिख रहा था कि ऑन स्क्रीन 30 साल की जर्नी मुझे प्ले करने को मिलेगी, ऐसा कम होता है। और जो किरदार है हारून शाह अली बेग का, जिसे लोग प्यार से साहिब बुलाते हैं, उसके शेड्स बहुत सारे हैं कि वो करियर में तो जो करता है, उसके अलावा उसका जो टेस्ट है, तो उसे लिटरेचर अच्छा लगता है, उसे नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, शेर व शायरी करता है, संगीत अच्छा लगता है, मोहब्बत करता है अपनी ज़िंदगी में, और घनघोर वाली मोहब्बत करता है। तो इतना सारा कुछ था, इसको करते कर लिया जाए तो फिर मेहनत नहीं लगती। और वैसे भी इस काम में तो मतलब मुझे मज़ा आता है, तो मुझे लगता है मुझे खुश रहने के पैसे मिलते हैं। जैसे अगर आप बता रहे हैं कि आपको पैसे मिलते खुश रहने के लिए, ये खुशी आपको मतलब ज़िंदगी भर मिले, हम तो कहते हैं। और जैसे आप बता रहे हैं जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए कितना वैसे वक्त लगा था आपको? मतलब 10 किलो के आसपास आपने शायद वेट इसमें बढ़ाया था अपना। हाँ। वक्त कितना लगता है? एक्चुअली मैंने मेरे जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, उनसे पूछा था कि क्या मतलब जो बाद वाला पोर्शन है, मतलब 35 के बाद वाला, वो अलग शूट करने वाले हैं या एक साथ जाएगा? अगर ब्रेक मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि वेट गेन करना, क्योंकि नॉर्मली आप 20-21 साल में जैसे दिखते हैं, आप 38-40 साल में वैसे नहीं होते, आप पुट ऑन करते हैं। तो मुझे ये दिख रहा था कि ये किरदार कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज इसकी बदलेगी, रिदम बदलेगी। ये आपका आइडिया था? हाँ, मैं ये पढ़ते समय मुझे ये चीज़ें समझ आ गई थी। अदरवाइज क्या होगा कि 20-21 साल 24 साल में भी वो वैसा ही दिख रहा है, वैसे ही, और बाद के पोर्शन में भी वैसे ही दिख रहा है। तो मुझे कहीं खुद ये लग रहा था कि ये करते हैं, तो गैप नहीं था। तो मैंने कुछ 4 महीने पहले से काम करना बंद किया, पहले वेट गेन किया। अच्छा। और शूट शुरू होने के 20-25 दिन पहले वेट ड्रॉप कराना शुरू किया। मैं गेन कर चुका था 12-13 kg, फिर गिराना शुरू किया। बिगनिंग का, बिकॉज रनिंग शूट थी तो मुझे बढ़ाने का मौका था नहीं, और शुरुआत हो रही थी यंगर पोर्शन से। ओके। तो मैंने बोल दिया था कि भाई 18-20 दिन पहले मुझे बता देना कि वो जो पूरा जेल का सीक्वेंस है वो आने वाला है। तो यंग पोर्शन करता गया, फिर इन लोगों ने मुझे बताया कि सर ये डेट है और हम इससे शुरू करेंगे। तो मुझे बता दिया था 20 दिन पहले, और
फिर मैंने रनिंग शूट में बढ़ाना शुरू किया, तो 10 kg जो कमाया था, बिकॉज एक बार आप वेट अप कर लेते हो तो फिर से उसे अचीव करने में दिक्कत नहीं होती, तो वो ऐसे किया था, अदरवाइज मुश्किल हो जाती मेरे लिए। और लूज करने में कितना टाइम लगा? लूज करने में आप अगर करेक्ट डाइट के साथ जाएं और मेहनत करें तो आप आसानी से, मतलब मैं तो काफ़ी तेज़ी से गिरा लेता हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ tips मेरा दे दीजिए। मेटाबॉलिज्म मेरा साथ देता है। नहीं, मैं कह रही कुछ टिप्स क्योंकि दे गैंग्स दीजिए। ऑफ वासीपुर में मैंने 17 kg लूज किया था, तो उस समय लोगों को ये लगा था कि मैं ऐसा ही दिखता हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मैं इतना कभी नहीं था, क्योंकि उसमें तो अनुराग सर ने गाना सुनाया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, Right. जाओ बिजली के तार होके आना। बहुत सही बात है। और आज भी वो शादी में गाना बजता है तो उन्हीं लोगों को याद किया जाता है। सही बात। अच्छा, जैसे आप पटना से बिलोंग करते हैं, ये कैरेक्टर भी पटना मतलब बिहार से ही है। मैं बनारस से हूँ। अच्छा, हाँ, आप पर मैं पैदाइश- यूपी से हूँ। अच्छा, आपकी पैदाइश पटना है? नहीं, बनारस। ओके। हाँ हाँ, मैंने आपका विकिपीडिया मुझे कहानियां, विकिपीडिया तो लोगों के हाथ में है, कोई कुछ भी लिख ये भी देता है, है। सही बात है। मैंने कभी कुछ किया ही नहीं उसमें। अच्छा जी, हाँ, वो लोगों की मोहब्बत है, कोई पटना में पैदा करता है मुझे। ये भी सही है। तो चलिए, अगर मैं आपके कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करूं, कितना अपने आप को सिमिलर मानते हैं थोड़ा बहुत साहिब से, पढ़ने में, रोमांस में, किस तरह से आप थोड़ा बहुत भी एक जैसे हैं? एक गिव अप ना करने की आदत। अच्छा। हाँ, कि मैं भी हार नहीं मानता, जल्दी कोई चीज़ शुरू नहीं करता हूँ। और अगर शुरू कर दिया तो फिर बंद नहीं होगी जब तक ख़त्म नहीं होता। मैं लगा रहता हूँ, फिर ये नहीं देखता कि कितनी मेहनत हो रही है, कितना समय जा रहा है। एक बार मन बना लिया तो करता रहता हूँ। दूसरी चीज़, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, मुझे भी म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे आप डीपर लेवल पे एक सिमिलरिटी कह सकते हैं। और जैसे जब आपने ये साइन की होगी, जब ये आपने पहले 2 पार्ट बहुत हिट रहे, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रेशर भी था थोड़ा। अब तो चलिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई बढ़िया चीज साइन करी थी आपने। उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या था? थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी ही थी, हाँ, प्रेशर था? हाँ, नहीं, प्रेशर नहीं फील कर, इस तरीके से फंक्शन करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट मैं खुश था, बिकॉज मक्खी इसको भी रंगबाजी अच्छी लग रही है। तो मैं खुश था, बिकॉज जो इसके प्रोड्यूसर हैं अजय राय, हम लोगों ने साथ में काम किया, गैंग्स ऑफ वासीपुर, मुक्काबाज, तो इज माई लकी चार्म कह सकते हैं। तो नवदीप सिंह जो इसके शो रनर हैं, मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहता था, तो वो एक मौका था। फिर रंगबाज अपने आप में एक हिट शो रहा है, दोनों सीज़न बहुत पसंद किया गया है, तो एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के साथ जुड़ने का मौका था। और चौथी और ज़रूरी चीज़ मुझे ये दिख गई थी कि कुछ अलग है, मतलब जो पहला और दूसरा सीज़न है ये उससे थोड़ा अलग है कई मायने में, कि पॉलिटिकली जिस लेवल पे ये जाती है वो इसे यूनिक बनाती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही थी और मैंने प्रेशर नहीं फील किया, बिकॉज मैं खुद भी लिखता हूँ, तो मुझे ये एहसास हो गया था कि स्क्रिप्ट अच्छी है, बढ़िया लिखी गई है, सारे किरदार अच्छे लिखे गए हैं, ये बस चुपचाप काम करो, कुछ बनेगा। और वो धीरे 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 वो हुआ, और अब लोग पसंद कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, विश्वास बढ़ता है। जैसे आप बता रहे हैं आप खुद लिखते हैं, एक कैरेक्टर को चूज करते हैं या एक स्क्रिप्ट को चूज करते हैं, जब विनीत के पास कोई स्क्रिप्ट आती है, आप अपने आप को उस कहानी में कैसे ढूंढते हैं बतौर एक्टर कि मेरे लिए ये कहानी ज़रूरी है? मुझे आनंद एल राय सर ने एक बात कही थी, मुझे उन्होंने सेंटेंस दिया, अदरवाइज उसके पहले मैं ये होता था कि पूरा पढ़ता था, चीज़ें देखता था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा सेंटेंस दिया है। उन्होंने बोला, विनीत चुनते समय ध्यान रखना किरदार का दिल दिखता है कि नहीं। अच्छा। हाँ, तो एक सेंटेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें मेरी एक लाइन में उन्होंने मुझे दे दी, और थैंक्स टू हिम। तो मैं हमेशा ये देखना चाहता हूँ कि किरदार का दिल निकल के आ रहा है कि नहीं स्क्रिप्ट में, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि स्क्रिप्ट वर्क कर रही है कि नहीं, क्योंकि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। कहानी वर्क करेगी, लोग उसे पसंद करेंगे तो आपने जो किया है वो कहीं पहुंचेगा। अदरवाइज आप करते रहिए, कहानी नहीं समझ में आ रही, लोग नहीं देखेंगे उसे। OTT की अगर बात करूं, कई सीरीज करी हैं आपने। OTT जो बूम लेके आया है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सबके लिए, एज एक्टर आप कितना बदलाव देखते हैं सिनेमा में और OTT में? बदलाव तो आया है,
बिकॉज कोविड में जो पूरा फेज था लॉकडाउन का, उसमें लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, और दुनिया भर के शोज़, फिल्में, सीरीज़, इन चीज़ों को देखा है लोगों ने। और अभी मैं ये मानता हूँ OTT की शुरुआत है, लेकिन शुरुआत ही इतनी असरदार है, अभी ये बहुत आगे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लोग देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। जैसे रंगबाज के दूसरे दिन से मुझे इस तरीके की कॉल आने शुरू हो गए, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, मुझे बाहर से भी कॉल्स आ रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, सिंगापुर, UK, ऐसी जगहों से फ़ोन आ रहे हैं। मैं खुद ही सरप्राइज था कि भाई ये काम कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। बिल्कुल। और यही अगर ये सिनेमा में, अगर हम सोचिए थिएटर में होती, नहीं, मेरी तो फिल्म ही नहीं, मेरी होती तो ऑस्ट्रेलिया में रिलीज ही ना होती। मुझे तो मतलब यहाँ स्क्रीन मिल जाए, यही बड़ी बात है ना। राइट। तो कहीं ना कहीं OTT जो है आपको आपका काम लोगों तक पहुंचाती है, वो दिखाने का मौका मिलता है। तो ये एक है, और बहुत सारा काम जनरेट हो रहा है OTT में। सभी टेक्नीशियंस, राइटर्स, एक्टर्स अच्छे हैं और बिजी हैं। वैसे जैसे भी आपने बोला कि मेरी तो फिल्म यहीं पे रिलीज हो जाए, मुझे यहीं स्क्रीन्स मिल जाए तो बड़ी बात है। एक आउटसाइडर के लिए अपनी जगह बनाना, और कहीं ना कहीं स्टार किड्स हैं, नेपोटिज्म शब्द को आप किस तरह से देखते हैं, या क्या कहते हैं कि सिनेमा में क्या बदलाव आप चाहते हैं एक अच्छे एक्टर के लिए? जैसे OTT पर उनको बहुत सराहा जाता है, हम लोग जैसे लोग हो गए, ऑडियंस भी उनको TV पर भी सराहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, लीड रोल नहीं मिलता, ऐसा क्यों? क्या है कि सभी जगह है। डॉक्टर चाहता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बना लूँ, बिजनेसमैन अपने बच्चे को अपनी कुर्सी पे बिठाना चाहता है। तो अगर किसी के माँ बाप ने या फैमिली में किसी ने, किसी जनरेशन ने मेहनत करके कोई मुकाम हासिल किया है, तो वो चाहेंगे ना, हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे का कुछ भला कर लें, लेकिन बाद में आगे जा कर के आपको मेहनत करनी पड़ती है। राइट। ये ज़रूर है कि हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे लिए, मैं बाहर से आया, मेरे लिए पहला मौका पाना मुश्किल से होता है, बहुत वक्त लग जाता है। जैसे मेरे लिए मुक्काबाज पाने में मुझे 18 साल लग गए, उसके लिए मुझे मुक्काबाज लिखनी पड़ी, लेकिन ये जर्नी मुझे बहुत मजबूत बनाती है, ये जर्नी मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराती है, ये जर्नी मुझे एज एन एक्टर बहुत रिच बनाती है। तो ये देखने का नज़रिया है। हाँ, मुक्काबाज अगर ना वर्क करती तो शायद दूसरा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। वर्क होने के बाद ये होता है कि आपके पास ऑप्शंस तो रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दायरा आपका बड़ा होता है और आपको करते जाना है, एक फिल्म से नहीं होगा। तो आप करते जाइए। मैं तो कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ कि वासीपुर की, बॉम्बे टॉकीज़ की, अगली की, मुक्काबाज की, उसके बाद जो काम आ रहे हैं कि मैं करता जा रहा हूँ। आपके काम के बाद, जैसे मुक्काबाज के बाद, आपने डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का नज़रिया अपने लिए चेंज देखा है? हाँ, बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये लगता है कि थोड़ा सा कॉमर्शियली मुझे और बेहतर करना होगा, क्योंकि ये एक महंगा आर्ट है। तो मैं उस जिम्मेदारी को, उस पहलू को भी समझता हूँ, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा। और जब मुक्काबाज तक की जर्नी कर ली है तो मुझे ये लगता है कर लूँगा। हाँ, मुझे लगता है कर लूँगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। उसके आगे आप ईमानदारी से काम करिए, काम पे फोकस रखिए, चीज़ों को समझिए, जानिए, और उसमें जो बेहतर चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखिए, और खुद को इम्प्रूव करते जाइए, ग्रो करते जाए। तो फ़ोन भी अपग्रेड होते हैं। आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप किससे मतलब इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं? अगर थोड़ा सा भी हताश फील करते हैं या कुछ वैसा होता है तो मैं जब हताश बहुत बार हुआ है, मैं स्मशान घाट में जाके बैठ जाता हूँ। हाँ, और बनारस का मैं रहने वाला हूँ, तो मैं मणिकर्णिका घाट पे जाके बैठ जाता हूँ, और वहाँ डेड बॉडी कभी, मतलब आग कभी बुझी नहीं है वहाँ पे, और मैं चुपचाप बैठ के ना, ऐसा सामने गंगा नदी है और चिता जल रही होती है, मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। मतलब ये तब होता है जब एकदम भर जाता है ना, और यही थॉट आता है, घूम फिर के यहीं आना है सबको। राइट। तो किस चीज़ से घबरा रहे हो विनीत? कुछ साल की बात है,
तुम भी यहीं आओगे, वो भी यहीं आएंगे जो आज कहीं हैं। आना यहीं है, यही सच है, इसको भूलो मत। अब ये एक फेज मिला है, ये जर्नी है, ट्रेन चल रही है, इसको चाहे झक मार के सर पीट के जी लो, हाँ, चाहे इसको कुछ बेहतर बना लो। तो मेरी कोशिश बस ये होती है कि जर्नी को मैं समझूं। अप डाउन आएंगे, लेकिन इसमें कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब जाऊं तो कोई देखे तो उसको ये हो कि यार ये कर गया तो हम लोग कर सकते हैं। मैं बनारस का एक लड़का, मेरे फादर मैथमेटिशियन हैं, और मतलब घर में ये कह पाना मुश्किल था कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। वहाँ से चल के जर्नी की शुरुआत ऐसी कि बॉम्बे में पैर कैसे रखूं के लिए मेडिकल की पढ़ाई की, कि अगर घर से सपोर्ट नहीं आया तो मैं रात को प्रैक्टिस करूंगा और दिन में स्ट्रगल करूंगा। तो इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी जर्नी को डिजाइन करके भी अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? बट कई लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं ना, जैसे आपने 18 साल मुक्काबाज के लिए इंतजार किया, काम किया उस पर बहुत लोग होते हैं कि मतलब आए मुंबई में कदम रखा, हीरो बनना, नहीं बन पाए तो बैकआउट। खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और जब तक मौका ना मिले लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। अब किसान भी खेती करता है तो फसल तो अपने हिसाब से उगती है। ऐसा तो है नहीं आज आपने खेत तैयार किया, बीज डाल दिए और अगले हफ्ते आप काट लोगे, ऐसा तो होता नहीं। बात है। इंतज़ार करना पड़ता है। तो आप जो खेती कर रहे हो उसकी फसल को समझिए, थोड़ा करिए, करना है, कोई रास्ता ही नहीं, आपको करना ही है, और खुद पे काम करते रहिए। सही बात है। अच्छा, रंगबाज की अगर बात करूं, प्रिपरेशन आपने किस तरह से अपने कैरेक्टर को आप पकड़ते हैं, या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने बात कर ली, साहिब के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए विनीत ने कितनी तैयारी की थी? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सटर्नल चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि कोई किरदार सोचता कैसे, वो इस सिचुएशन में ऐसा क्यों रिएक्ट करता है। ये सब करने के लिए आपको जाना पड़ता है कि इसकी अपब्रिंगिंग क्या है, फैमिली क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस परिस्थितियों में ये बड़ा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको हिट कर गई है, क्यों ये ऐसा सोचता है, क्योंकि उस जगह पे और लोग भी तो होंगे, वो इसके जैसे नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं नोट डाउन करता हूँ। फिर किरदार किस काम को करता है, तो जब उसका दिमाग मुझे समझ में आ जाता है कि ये इसका तेवर है, ये इसका तरीका है, जब वो समझ में आ जाता है तो बाकी चीज़ें आसान होने लगती हैं। किसी सीन को अप्रोच करता हूँ, जैसे मैं विनीत अगर कहीं जाएगा तो मैं वहाँ कैसे करूँ, इसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ। राइट। मुझे मालूम है मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ, तो यहाँ जाऊँगा तो मैं ऐसा हूँ। इनफैक्ट ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद को जानते हो। तो जब किरदार को आप करीब से जान लेते हैं तो सीन को अप्रोच करना आसान हो जाता है, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या। जैसे एक पहलवान है, सपोज अगर मैं पहलवान का किरदार कर रहा हूँ, तो पहलवान की चाल ही अलग होती है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है, बॉक्सर का तरीका अलग होता है। लेकिन एक राइटर होगा तो बॉक्सर के जैसे नहीं चलेगा, बिल्कुल। उसका काम कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी पे आता है। तो पहले मैं उसके दिमाग को, उसके काम को, उसकी दुनिया को समझता हूँ, फिर एक्सटर्नल चीज़ें इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या ऐड कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें फिर आनी शुरू होती हैं। चलिए, एट लास्ट हम जानना चाहेंगे, रंगबाज का एक डायलॉग हो जाए। स्टूडियो में आप बैठे हैं, रंगबाजी थोड़ी देख लें आपकी लाइव। हमारा नाम हारून शाह अली बेग है, हमारी मर्जी के बगैर कोई हमको छूता नहीं है। एक बार कहा जाए तो सुन लिया करो, नहीं तो दूसरी बार सुन नहीं पाओगे। पढ़े लिखे हो ना, हटाओ ये सब। डर की राजनीति, डर की राजनीति, डर की राजनीति। थैंक यू सो मच विनीत हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और अपनी ऑडियंस से एट लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि रंगबाज का तीसरा सीज़न ZEE5 पे रिलीज़ हो चुका है, आप लोग देखिए। शो बहुत अच्छा बना है, लोग पसंद कर रहे हैं। आप एक अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, और कलाकार की ताकत आप हैं, देखिए और थोड़ी ताकत दीजिए ताकि आगे भी प्रयोग करूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू।